गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर की बात करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में विज्ञान में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें आता है वो आता है तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, तंत्रिका तंत्र से। अब तंत्रिका तंत्र को समझने से पहले तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है इसकी क्या, तंत्रिका कोशिका। जैसे भी हमने पहले पढ़ लिया है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या फिर हम इसको बोलते हैं नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल। अब ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका है वो फर्स्टली ये आता है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। दूसरी बात हमने अभी अभी की कि ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है दूसरा इसके लिए कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं तंत्रिका कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अब इसका कार्य, ये क्या कार्य करती है शरीर में, ये सूचना प्रसारण का कार्य करती है। सूचना कैसे, जैसे मान लो हमारा हाथ जल रहा है या फिर हमने हाथ में कुछ ऐसी चीज ली है वो जो बहुत ज्यादा ठंडी है, बर्फ मान लो, हमने जैसे ही हाथ में बर्फ को लिया हमें महसूस हो गया कि वो ठंडी है, या फिर किसी गर्म वस्तु को लिया तो फील हो गया कि वो गर्म है और हम उसको झट से छोड़ देते हो। कैसे पता चलता है, जैसे ही हमने हाथ में उसको लिया, जो हाथ की नर्व सेल से तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इस सूचना को फटाफट से कहाँ पहुंचा देती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचा देती है और हमारा मस्तिष्क सूचना देता है कि ये गर्म है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये किसका कार्य करती है, सूचना प्रसारण का कार्य करती है। मतलब एक जगह से शरीर में जो भी अंग है दर्द कर रहा है या कुछ और हो रहा है, उस जगह से हमारी सूचनाएं कहाँ पहुंचा दी जाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं और फिर मस्तिष्क ये देता है कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है। ये उसके वापस रिप्लाई होता है मस्तिष्क का। तो ये कार्य कौन कर रहा है, तंत्रिका कोशिका करती है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात आ गई कि ये सूचना प्रसारण का कार्य करती है और उसकी गति भी बहुत तीव्र होती है। तो गति, जो तीव्र गति है या जो वेग है वो बहुत ज्यादा है। वो कितना ज्यादा है, तो वो माना जाता है लगभग 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये फटाफट से क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे सूचनाओं को प्रसारित कर दे, पहुंचा दे। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि एक ही कोशिका तो नहीं है, कहीं एक नहीं है, एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं जो किसका निर्माण करती हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं और शरीर में लगभग इनकी संख्या मानी जाती है 100 अरब। कहने का मतलब शरीर में लगभग 100 अरब, शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं, शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो
सूचना प्रसारण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सूचना प्रसारण का। जो सूचना प्रसारण का कार्य करती है, सूचना प्रसारण का कार्य करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमने बोला कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब सूचना प्रसारण के लिए इनकी गति लगभग 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इतनी स्पीड नहीं होती और हम किसी जलती हुई चीज को हाथ लगाते तो जब तक सूचना पहुंचती तब तक तो हमारा हाथ जल चुका होता। कहने का मतलब इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी तंत्रिका कोशिकाओं की। क्या क्या बात है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दूसरा क्या है? ये तंत्रिका जो है वो तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है शरीर में इनकी संख्या लगभग कितनी? 100 अरब होती है। 100 अरब उपस्थित होती है जो किसका कार्य करती है? सूचना प्रसारण का कार्य करती है। और ये सूचना प्रसारण कितने टाइम में होती है? गति कितनी होती है? 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो जनरल बात हो गई किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब हम तंत्रिका कोशिका की संरचना देखें कि ये किस प्रकार की है जो ये इस तरह की सूचनाएं प्रेषित करवा रही है या सूचनाएं भेज रही है। तो हम इसकी संरचना की बात करें, ये नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट हम जब इनकी सूचनाओं की सूचना प्रसारण के लिए इनकी संरचना की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक डाल लेते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका की संरचना। अगला हमारा टॉपिक क्या आएगा? तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका की संरचना। देखो तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरह की बनी हुई होती है और इसमें कुछ इस तरह से धागे नुमा संरचनाएं जो होती हैं वो इससे निकलती रहती हैं। इस तरह से कुछ धागे नुमा संरचनाएं इससे निकली हुई होती हैं और इन धागे नुमा संरचनाओं को, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है डेंड्रोइन। क्या कहा जाता है? डेंड्रोइन। धागेनुमा संरचनाएं होती हैं इनको डेंड्रोइन कहा जाता है। और इस संरचना के मध्य में एक संरचना में एक पार्ट पाया जाता है, भाग पाया जाता है जो होता है तंत्रिका कोशिका का केंद्रक। तंत्रिका कोशिका में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित रहता है। कहने का मतलब कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। और ये जो कोशिका द्रव्य होता है वो अंतःप्रदवी जालिका और आपके प्रोटीन के कणों से मिलकर बना होता है। ये वाला भाग किसका है? कोशिका द्रव्य का। ये पूरा भाग किसका है? कोशिका द्रव्य का। और जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका एवं प्रोटीन के कणों। यह अंतःप्रदवी जालिका और प्रोटीन के कणों से मिलकर बना है। तो ये जो भाग है जो अंतःप्रदवी जालिका और प्रोटीन के कणों से मिलकर बना हुआ है उसको हम एक ही लाइन में क्या कह देते हैं? निश्चल कणिकाएं। क्या कह देते हैं? निश्चल कणिकाएं। मतलब कोशिका द्रव्य में जो कण उपस्थित हैं उनको क्या कहा जाता है? निश्चल कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें ये जो भाग है वो इस तरह से एक लंबी नलिका नुमा संरचना से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका के भाग से। किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के भाग से इस लंबी नलिका नुमा संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो लंबी नलिका नुमा संरचना है वो यहाँ पे कहलाती है एक्सोन।
क्या कहलाती है? एक्सोन। और इस एक्सोन पर कुछ वसा की परतें पाई जाती है, इस तरह से वसा की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ वसा की परतें पाई जाती हैं एक्सोन पर, और इन वसा की परतों को कहा जाता है माइलिन शीट। वसा की परतों को क्या कहा जाता है? माइलिन शीट। और इस माइलिन शीट में या फिर इस तंत्रिका कोशिका में पुनः कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्वान कोशिकाएं। माइलिन शीट के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्वान कोशिकाएं। ठीक है, अब माइलिन शीट हो गया, स्वान कोशिकाएं हो गई, बचा मिड का पार्ट, जो इन दोनों के बीच का भाग है, माइलिन शीट्स के मध्य का भाग। जैसे ये दो माइलिन शीट्स हैं, यहाँ का भाग, ये दो माइलिन शीट है, यहाँ का भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है रेनबियर के नोड। क्या कहलाता है? रेनबियर के नोड। रेनबियर के नोड। रेनबियर के नोड। ठीक है, ये हो गया। और इस संरचना में जो हमने ये लास्ट वाला भाग बनाया है, जो किसी दूसरी किससे तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी जिससे ये वाला भाग, जो एक्सोन वाला भाग है, जो निकला हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ होगा। जिस स्थान से ये जुड़ा होगा वहां से ये सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करेंगे। कहने का मतलब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका को सूचनाएं देगी और उससे सूचनाएं वापस प्राप्त करेगी। तो ये जो भाग है वो कहलाता है सिनेप्स, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो भाग कहलाता है सिनेप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट, किसका डायग्राम हो गया, ये हमारा तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरह की होती है और इसका मुख्य कार्य क्या है? सूचना प्रसारण का कार्य है। एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं, है क्या? डायग्राम बना लेना। तब तक क्या है कि इसमें कुछ हेयर लाइक या धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है डेंड्रोइड, और जो मध्य में एक संरचना में जो तंत्रिका कोशिका का मध्य भाग है उसमें इसका एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के बाहरी भाग में कुछ कण पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव्य में होते हैं, और ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित कण होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका और प्रोटीन के। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका और प्रोटीन के कण हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है? निशल कणिकाएं कह दिया जाता है। ये वाला जो पूरा भाग है वो एक लंबी नलिका का संरचना से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कहा जाता है एक्सोन, और एक्सोन पर कुछ वसा की परतें पाई जाती हैं इस तरह से। ये जो वसा की परतें हैं वो कहलाती हैं माइलिन शीट, और माइलिन शीट के मध्य में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तंत्रिका कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनको कहा जाता है स्वान कोशिकाएं। इसके बाद जो ये हमारे माइलिन शीट के पार्ट्स हैं उनके मध्य में कुछ भाग रिक्त रह जाता है जहां पर वसा की परतें उपस्थित नहीं होती, वो पार्ट कहलाता है रेनबियर के नोड। क्या कहलाता है? रेनबियर के नोड। और लास्ट में जो ये एक्सोन भाग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि केवल दो ही पार्ट्स हैं। तो ये जो आगे वाला भाग है इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोन का भाग जब किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा रहता है जिस स्थान से, और जिस स्थान से वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उस स्थान को कहा जाता है क्या? सिनेप्स। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये डायग्राम तुम लोग बना लो, और उसके बाद हम इसकी जो छोटी छोटी बातें जो हमने वर्बली बोली हैं वो लिख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो चलो वीडियो पॉज करके इसको बना लेना। नेक्स्ट हम जो भी ये बातें यहाँ पे हमने बोली हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला तंत्रिका कोशिका के लिए हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका में कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। हमने ये देखा उसके डायग्राम में कि तंत्रिका कोशिका में धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा था हमने? डेंड्रोइड। उनको हम क्या बोलते हैं?
डेंड्रोइड बोलते हैं, जिन्हें डेंड्रॉइन कहा जाता है। दूसरा हमने इसके लिए पढ़ा, तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित रहता है? केंद्रक एवं निश्चल कणिकाएं उपस्थित होती हैं। निश्चल कणिकाएं उपस्थित होती हैं। साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये निश्चल कणिकाएं बनी किसकी होती है? किसकी बनी होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका और प्रोटीन की। निश्चल कणिकाएं अंतःप्रद्रवी जालिका एवं प्रोटीन के कणों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने तंत्रिका कोशिका के लंबे भाग की बात की थी। मतलब नेक्स्ट हमारा आता है कि तंत्रिका कोशिका का लंबा भाग एक्सोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोन। और एक्सोन पर क्या उपस्थित होती है? वसा की परतें। एक्सोन कहलाता है। एक्सोन पर वसा की परत उपस्थित होती है। एक्सोन पर वसा की परत उपस्थित होती है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहा जाता है। माइलिन शीट में क्या उपस्थित होती हैं? श्वान कोशिकाएं। हमने अभी डायग्राम में देखा था, माइलिन शीट में या माइलिन शीट पर श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं माइलिन शीट पर श्वान कोशिकाओं के बाद हम माइलिन शीट के मध्य के भाग की बात करते हैं, जो क्या कहलाता है? रैनबियर के नोड कहलाता है। मतलब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी बात करेंगे, किसकी? रैनबियर के नोड की। तो माइलिन शीट के मध्य का भाग रैनबियर के नोड कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी जनरली उसकी बात जो हमने संरचना में देखा। इसके बाद हमने सिनेप्स की बात की थी। तो सिनेप्स के लिए हम डायरेक्टली उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, या उसको जो सिनेप्स किसे कहा जाता है वो बात लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं
सिनेप्स किसे कहा जाएगा? जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचना का आदान प्रदान करता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचना का, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचना का आदान प्रदान करने वाला भाग या फिर स्थान बोल सकते हैं। फिक्स जगह, स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स कहलाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिनेप्स में ही एक चीज और आती है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो नर्वस सेल्स होती हैं वो अपने आप तो एक्टिव होती नहीं है, तो उनको एक्टिव करने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और वो केमिकल्स कहलाते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। कहने का मतलब जो हम सूचना प्रसारित कर रहे हैं, मान लिया अगर एनी टाइम एक्टिव रहेंगी तो एनी टाइम पता नहीं कि कितनी सूचनाएं, क्या क्या सूचनाएं हैं जो मस्तिष्क तक जाती रहेंगी, तो उन सूचनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को एक्टिव करने के लिए शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, और उन रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर। और यदि वो बाहर से लिए जाते हैं, जैसे हम दर्द में अगर कहीं पीड़ा हो रही है तो पीड़ा के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से रासायनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, और ये जो केमिकल पार्ट या रासायनिक पदार्थ ग्रहण किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, वो सिनेप्स पर जाकर के अटैच हो जाता है, और सिनेप्स पर जुड़ने के कारण क्या होता है? वो मस्तिष्क तक सूचनाएं नहीं पहुंचा पाता, और उस दर्द निवारक औषधि की वजह से हम क्या करते हैं? उस पीड़ा को भूल जाते हैं, या फिर वो पीड़ा अपने आप कम हो जाती है। पीड़ा तो होती रहती है, उस स्थान पर दर्द होता रहता है, लेकिन उसका जमाव जो है वो सिनेप्स पे होने के कारण वो सूचनाएं जो होती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सिनेप्स के अंदर ही कि दर्द निवारक औषधियों का जो जमाव होता है, वो नोट डाउन करके लिख लीजिए आप यहाँ पे साथ में, कि दर्द निवारक औषधियों का जमाव जो होगा वो कहाँ पे होगा? आपके सिनेप्स पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम लिख देते हैं, दर्द निवारक औषधियों का जमाव, दर्द निवारक औषधियों का जमाव, दर्द निवारक औषधियों का जमाव सिनेप्स पर होता है, सिनेप्स स्थान पर होता है। अब हमने क्या अभी बात की? न्यूरोट्रांसमीटर की, तो न्यूरोट्रांसमीटर को भी लिख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे, सक्रिय करते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर है कौन कौन से? उनमें मैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम लिख रही हूँ, जिसमें पहला न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हम बोल सकते हैं रासायनिक पदार्थ है एसिटोकोलिन, जो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। पहला न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा है? एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित
सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एसिटोकोलिन हो गया। एसिटोकोलिन के बाद हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और ये जो है वो है संकटकालीन न्यूरोट्रांसमीटर। इसके साथ ही एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है आर्जिनिन का। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आर्जिनिन, जो आपके एलर्जी में प्रयुक्त होता है, मतलब शरीर में एलर्जी होने के टाइम पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सक्रिय हो जाता है। और एक होता है डोपामिन, और ये डोपामिन जो है वो ड्रग्स के समय प्रयुक्त होता है। ये होगी हमारी तंत्रिका कोशिका की बातें कंप्लीट न्यूरोट्रांसमीटर तक। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे आपके तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।